भारत गाथा गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा की दृष्टि से खंड 1 भिक्षावृत्ति संकलन एवं संपादन आशीष कुमार गुप्ता पार्ट 1। श्रीमती राजश्री शर्मा अम्मा जी को समर्पित, जो कि कला आश्रम में पिछले 4 दशकों से चल रहे ज्ञान यज्ञ की सबसे प्रमुख सूत्रधार रही हैं। विषय सूची: श्रृंखला संकल्पना शुभाशंसा सच्चिदानंद जोशी, आभार आशीष कुमार गुप्ता, प्ररोचना कमलेश, आमुख हर्ष सत्य, भूमिका। अध्याय 1 भिक्षावृत्ति का ऐतिहासिक एवं वर्तमान संदर्भ। 2 समाज की 3 वृत्तियाँ। 3 समाज में भिक्षावृत्ति की भूमिका। आध्यात्मिक जीवन शैली की प्रेरक, समाज में कला के दृढ़ स्तंभ, समाज से अर्थपूर्ण संबंध, निर्लिप्तता एवं समाज में परा की व्यवस्था, लोक शिक्षक एवं घर पहुँच ग्रंथालय, इतिहासज्ञ एवं समाज विज्ञानी, वर्तमान में जीने के प्रेरक, समाज के समाधान करता। 4 भिक्षावृत्ति समाज की कुछ अन्य उपजातियाँ। 5 भिक्षावृत्ति जातियों की अर्थव्यवस्थाएं। 6 भिक्षावृत्ति समाज के पोषण की व्यवस्थाएं, भिक्षावृत्ति समाज का आयुर्वेदीय ज्ञान। 7 8 भिक्षावृत्ति से भिखारी भिखमंगा बनने की कथा। 9 उपसंहार। 10 संलग्नक। शुभाशंसा। विगत लगभग 2 शताब्दियों के लंबे समय से भारत विद्या के विषय में पहले यूरोपीय और संप्रति अमेरिकी विद्वान बड़ी सक्रियता से कार्यरत रहे। यह सही है कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं अध्ययनों का प्रणयन किया, परंतु बहुधा ऐसा हुआ कि उनका वक्तव्य एकांगी, अपूर्ण या पूर्वाग्रहग्रस्त रहा। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। यहाँ उस कारण मीमांसा का अवकाश नहीं, पर इतना ज़रूर है कि भारत का सर्वांगीण और बृहत अध्ययन भारतीय दृष्टि से, भारतीय परिप्रेक्ष्य से होना अभी बाकी है। इसी पृष्ठभूमि में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारत विद्या परियोजना का सूत्रपात हुआ। इसका मुख्य ध्येय यह है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को चिन्हित, अभिलक्षित एवं परिलक्षित करने वाली विशेषताओं के बारे में बात हो, विमर्श हो, प्रकाशन हो, प्रदर्शन हो। भारत की दृष्टि और भारत की सृष्टि को देखने का भारतीय संदर्भ सामने आए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शंखनाद करते समय यह सोचा गया कि इसका शुभारंभ किसी ऐसे महारथी से कराया जाए जिनके रोम रोम से भारतीय संस्कृति का विराट दर्शन प्रस्फुटित होता हो। तब अपनी संपूर्ण सादगी और सहजता के साथ वर्तमान परिदृश्य में एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व श्री रविंद्र शर्मा गुरुजी के रूप में हम सभी के समक्ष नजर आया। जब उन्हें इस महत्वपूर्ण योजना के प्रारंभ के लिए अनुरोध किया गया तो कुछ निशब्द संकोच के साथ उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया तो समस्त भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, समाज व्यवस्थाओं और प्रौद्योगिकी को आपस में गूंथ कर एक ऐसा चित्र हमारी आंखों के सामने जीवंत कर दिया मानो कोई फिल्म चल रही हो। यानी भारत, भारतीयता के बारे में इतनी गंभीर बातें इतनी सहजता के साथ शायद ही कभी सुनी हो। गुरुजी के उस दिन के वक्तव्य के बारे में अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी के ये विचार स्वयं सब कुछ बखान करते हैं। सबसे बड़ी बात जो उस दिन हुई वह यह कि उन्होंने अर्थात गुरुजी ने देश की राजधानी के मर्म स्थल पर अपना वरद हाथ रखा। अब ऐसा होता है तो सदियों पुरानी मूर्छा टूटती है। भारत के इतिहास में ऐसे क्षण बार बार आए हैं। व्यक्ति की मूर्छा गुरु से टूटती है और समाज की सुधारक से। जब जब ऐसा होता है तो जहाँ व्यक्ति अपने में लौटता है, स्वयं को पहचान पाता है, वहीं समाज अपनी मूल परंपरा से जुड़ जाता है। इस अनुभूति से अज्ञान का गहरा अंधकार भी चढ़ जाता है। उगता है नवोन्मेष का सूरज। उससे जो मार्ग दिखता है वह मुक्ति देता है। उस दिन यही मार्ग गुरुजी ने दिखाया। उन्होंने यह दावा नहीं किया
कि वे जो बता रहे हैं वही एकमेव मार्ग है। यही तो भारत विद्या है। दुर्भाग्य से उनके इस वक्तव्य के बाद गुरुजी हम सब के बीच ज़्यादा समय नहीं रह सके। वर्ष 2018 के अप्रैल माह में देह रूप में उन्होंने हमसे विदा ली। उसके बाद उनके इस काम को अपने ढंग से आगे बढ़ाने का बीड़ा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने उठाया। इस क्रम में सबसे पहले वर्ष 2019 में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित एक वृत्तचित्र क्रांतदर्शी गुरुजी बनाकर लोकार्पित किया गया। वर्ष 2020 में उनके अनन्य सहयोगी रहे श्री आशीष गुप्ता और उनके द्वारा स्थापित जीविका आश्रम ने उनकी बातों को लिपिबद्ध करने का बीड़ा उठाया और इंदिरा गांधी कला केंद्र को इस कार्य में सहयोग के लिए आग्रह किया, जिसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। विगत 3 वर्षों के उनके अथक परिश्रम का परिणाम अब हमारे सामने है। गुरुजी की बातचीतों की 10 खंडों की पहली श्रृंखला भारत गाथा श्री रविंद्र शर्मा की दृष्टि से प्रकाशन के लिए तैयार है। इस श्रृंखला का पहला खंड भिक्षावृत्ति आप सब के सामने प्रस्तुत करते हुए बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। कलाकोश संविभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर लाल के अथक प्रयासों से यह परियोजना निर्बाध संपूर्ति को प्राप्त हुई और साथ ही इनके परियोजना सहयोगी अरुण कुमार के सुचारू एवं कुशल समन्वयादि के फलस्वरूप यह पुस्तक यथाशीघ्र पाठकों के लिए उपलब्ध हो रही है। बातचीत को पुस्तक में प्रस्तुत करने की अपनी एक सीमाएं हैं। साथ ही वर्तमान पीढ़ी पढ़ने की तुलना में सुनने और देखने में ज़्यादा रुचि लेती है। इसीलिए गुरुजी की बातचीतों को सर्वसुलभ कराने के क्रम में उनकी बातचीतों को विधिवत संपादित वीडियो के रूप में लाने की दिशा में भी प्रयास हो रहे हैं। जल्द ही सब आप सुधीजनों के सामने होगा। गुरुजी की बातें विभिन्न रूपों में आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। आप सब सुधीजनों से अनुरोध है कि इन्हें पढ़ें और बार बार पढ़ें। यकीन मानिए, एक बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएंगी। इसे बार बार पढ़ते पढ़ते यदि आपको कुछ बातें हृदयंगम हो जाएं, जो आज तक आपके लिए केवल प्रश्न, जिज्ञासा या मितक थीं, और इसी प्रक्रिया में यदि आत्मा से आपका साक्षात्कार हो जाए तो भी आश्चर्य न कीजिएगा। गुरुजी का प्रताप ऐसा ही है। देह के रूप में हमारे बीच न रहते हुए भी गुरुजी अपनी विलक्षण दृष्टि और उस दृष्टि से भारतीय व्यवस्थाओं संबंधी अपने विचारों के माध्यम से हमारे बीच सदा बने रहेंगे। सच्चिदानंद जोशी, सदस्य सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। आभार। गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी की बातचीत को पुस्तक रूप में लाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। मैं उन सभी का बहुत आभारी हूँ। वर्ष 2002 में गुरुजी से हुई शुरुआती मुलाकातों के बाद ही उनकी बातों का महत्व समझ में आने लगा था। कहीं न कहीं इस बात के लिपिबद्ध होने की आवश्यकता भी नज़र आ गई थी। जीवन के उस पड़ाव की कुछ अन्य प्राथमिकताओं के चलते यह कार्य प्रारंभ न हो सका। वर्ष 2009 में श्री पवन गुप्ता जी ने हिंद स्वराज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्ध मसूरी में एक संगोष्ठी आयोजित की थी। उस संगोष्ठी में पहली बार गुरुजी को एक साथ 3-4 दिन सुनने का अवसर मिला। इस दौरान उनकी बातों को लिपिबद्ध करने का विचार और दृढ़ हो गया। पवन जी से इस संबंध में बातचीत हुई तो उन्होंने न केवल मुझे प्रोत्साहित किया बल्कि हर तरह से मदद का आश्वासन भी दिया। गुरुजी के साथ थोड़ा और समय बिताने पर अनुभव हुआ कि अभी लिखने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन बातों को और विस्तार और गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। अतः वर्ष 2011-12 में नौकरी चाकरी छोड़कर मैं उनके साथ हो लिया। इस दौरान पवन जी का सहयोग निरंतर मिलता रहा। वर्ष 2012 में पवन जी ने शिक्षा के संबंध में विमर्श हेतु 3 संगोष्ठियों की श्रृंखला में से एक संगोष्ठी पंचगनी में आयोजित की। गुरुजी के साथ मैं भी इस संगोष्ठी में पहुंचा। हर बार की तरह इस संगोष्ठी में भी गुरुजी की बात सुनकर लोग हर्ष मिश्रित आश्चर्य में डूब गए। उनकी बातचीत से उपजी भाव विह्वल अवस्था में एक बुजुर्ग सज्जन मेरे पास आए।
मुझे एक किनारे ले जाकर पूछा, मैं कौन हूँ? जब मैंने बताया कि मैं गुरुजी के साथ रहता हूँ, तब मुझसे उसी भावावस्था में बोले, मैं तुम्हारे ऊपर एक गुरु ऋण है जो अब तक नहीं उतरेगा जब तक तुम उनके इस ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक ले जाने के लायक न बना दो। गुरुजी की बातों को लिपिबद्ध करने का विचार तो मेरे मन में चल ही रहा था, पर उनके इस संदेश ने इस विचार को अंदर तक दृढ़ीभूत कर दिया। वे सज्जन श्री अनिल विद्यालंकार थे। दुर्भाग्य से वे अब हमारे बीच नहीं हैं। पवन जी और अनिल जी का यह उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इन दोनों के साथ साथ जिन अन्य लोगों की प्रेरणा और मार्गदर्शन मुझे लगातार मिलता रहा, उनमें माननीय श्री सुरेश सोनी जी, श्री राम बहादुर राय जी प्रमुख हैं। श्री सुरेश सोनी जी से मेरा परिचय स्वर्गीय श्री सुनील देशपांडे जी ने कराया। जब उन्होंने सुरेश जी को बताया कि मैं गुरुजी की बातों को लिपिबद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ, तब से उन्होंने मेरे इस काम में व्यक्तिगत रुचि लेनी आरंभ कर दी और लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। ठीक इसी तरह गुरुजी के काम में श्री राम बहादुर राय जी की व्यक्तिगत रुचि देखकर जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने न केवल मुझे प्रोत्साहित किया, बल्कि गुरुजी की बातों को लिपिबद्ध करने के संबंध में कई सुझाव भी दिए। दोनों आज भी लगातार इस काम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आप दोनों का बहुत आभार। गुरुजी की बातों को लिपिबद्ध करने में बहुत से गुरु भाइयों व भगिनियों का निरंतर सहयोग मिलता रहा। इसमें स्वर्गीय श्री सुनील देशपांडे, श्री अजीत टक्के, श्री अपूर्व शर्मा, श्री आलोक सिंह, श्री आशुतोष जानी, श्री गिरीश प्रभुणे, श्री हर्ष सत्य, श्री प्रशांत कुमार, श्री रूपेश पांडे, श्री सचिन सचर, सुश्री सुश्रुति संथानम आदि का नाम प्रमुख है। गुरुजी की बातों के प्रलेखन ट्रांसक्रिप्शन में गुरु भाई श्री अरुण एसपी की महती भूमिका रही। इस पुस्तिका के भाषा जगत संपादन में श्री अमित कोहली जी का एवं प्रूफ रीडिंग में श्री अनिल मैकुरी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आप सभी का बहुत आभार। चूँकि लेखन कार्य में मेरा विशेष अनुभव नहीं रहा, केवल गुरु ऋण से उऋण होने के लिए मैंने यहाँ लेखन का दायित्व निभाया है, अतः किसी भी प्रकार की भाषागत त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हालांकि मेरा प्रयास रहा है कि लेखन में शुद्धता और सहजता बनी रहे। उसके लिए अपने लिखे हुए को बार बार अपनी अर्धांगिनी रागिनी को पढ़कर सुनाया। इस तरह रागिनी ने संपादन में मेरा अभूतपूर्व सहयोग किया, अतः उनका भी बहुत बहुत आभार। अंत में मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली का विशेष रूप से आभारी हूँ, जो न केवल इन पुस्तकों को प्रकाशित कर रहा है, बल्कि विगत 2.5-3 वर्षों से गुरुजी की बातचीत को पुस्तक के रूप में लाने के लिए आर्थिक सहयोग भी कर रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी इस कार्य के प्रबंधकीय पक्ष में निरंतर मेरा सहयोग कर रहे हैं। लेखन के संबंध में बहुत से व्यवहारिक सुझाव मिलते रहे सो अलग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की कलाकोश विभाग के विभाग प्रमुख प्रोफेसर सुधीर लाल जी, जो इस परियोजना के समन्वयक भी हैं, ने इस कार्य के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को देखते हुए मुक्त हस्त से कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। आशीष कुमार गुप्ता। प्ररोचना स्वर्गीय कमलेश। श्री रविंद्र शर्मा लिखते नहीं हैं, वे केवल बातचीत करते हैं। पिछले 30 वर्षों में हजारों लोगों ने उनकी बातचीत सुनी है। सैकड़ों लोग दूर दूर से वहां चले आते हैं जहां उनकी बातचीत सुनने को मिलती है। उन्हें बातचीत से अपने समाज का ज्ञान मिलता है। हमारे समाज का गठन कैसे हुआ, इस गठन में कौन कौन सी जातियां रही, कैसे आगंतुक जाति आकर समाती रही, समाज में उन सभी जातियों की क्या भूमिका रही, उनके परस्पर उत्तरदायित्व क्या रहे हैं, वे उन उत्तरदायित्वों का किस प्रकार निर्वाह करते रहे हैं, इस निर्वहन के समय पर क्या क्या बाधाएं आई हैं। ये बाधाएं राज्य के भूमि कर से संबंधित नियमों के रूप में परिवर्तित होते रहने से, उनमें वृद्धि होते रहने से उत्पन्न हुई हैं। उनसे समाज गठन प्रभावित हुआ है। अपने समाज के बारे में इन सब के अलावा और भी कई बातों का ज्ञान मिलता है। यही पाने के लिए लोग उनकी बातचीत सुनने दूर दूर से, कभी कभी तो हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं।
कहा नहीं जा सकता है कि रविंद्र शर्मा भी कब गुरुजी हो गए। अब तो हजारों लोग उन्हें गुरुजी कहते हैं। हालांकि गुरुजी में गुरुडम्म का सर्वथा अभाव है। वे सामान्य मनुष्य की तरह जीते रहते और बातचीत करते हैं। अब वे सामान्यतः गुरुजी के अभिधान से ही जाने जाते हैं। समाज का जो ज्ञान पिछले 100-150 वर्षों में प्रचलित रहा, उस ज्ञान से गुरुजी की बातचीत से मिलने वाला ज्ञान बहुत अलग होता है। यह ज्ञान सहज, ताज़ा और सत्यमूलक होता है। यह ज्ञान पुस्तकों से मिलने वाले ज्ञान की तरह पश्चिमी ज्ञान की कोटियों से बंधा नहीं होता है। गुरुजी की बातचीत हवा के साथ वातावरण में बह न जाए, इसीलिए उसे कुछ लोगों ने रिकॉर्ड करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुरुजी की बातचीत के सैकड़ों टेप बन गए। फिर इन टेपों को कागज़ पर उतारने की ज़रूरत महसूस हुई। बातचीत तो बातचीत होती है, वह प्रवाह के साथ कभी एक दिशा में तो कभी दूसरी दिशा में बहती जाती है। किसी विषय का विवरण देते हुए स्वाभाविक ही किसी अन्य विषय का प्रसंग आ जाता है। एक ही समय की बातचीत में अनेक विषय उठ जाते हैं। अब कागज़ पर उतरी बातचीत को कागज़ लायक कैसे बनाया जाए? किसी एक विषय पर बातचीत को अन्य विषयों पर हुई बातचीत से अलग कैसे किया जाए? यह भी हो जाए तो उसे पुस्तक का रूप कैसे दिया जाए? गुरुजी की बातचीत को पुस्तक के रूप में पाकर असंख्य लोग लाभान्वित होंगे, इसलिए उसे पुस्तक का रूप देना आवश्यक था। बातचीत को पुस्तक का रूप देना कठिन कार्य था। गुरुजी की इस बातचीत के सभी श्रोता उनकी बातों को पुस्तक के रूप में पाकर उपकृत होंगे। ऐसे तमाम लोग जो उनकी बातचीत सुनने का अवसर नहीं पा सके, उनके लिए तो ये पुस्तकें वरदान सिद्ध होंगी। उनको अपने समाज का और अपना वह ज्ञान प्राप्त होगा जो बाह्य दबावों के कारण तेजी से बदलते समाज को देखने से नहीं मिलता। हमारा समाज क्या हो सकता है, इसकी भी झांकी समाज के उस पूर्व रूप में मिल जाती है जब समाज में बदलाव बहुत धीरे धीरे हो रहे थे। इन पृष्ठों में हमें अपने समाज का वैभव भी मिलता है और भावी समाज के लिए संभावनाएं भी दिख पड़ती हैं। भावी पीढ़ियां उन लोगों की हमेशा के लिए कृतज्ञ हो गई हैं जिन लोगों ने गुरुजी की बातचीत को टेप पर उतारा, उसे लिपिबद्ध किया, उसे विषयवार क्रमबद्ध रूप दिया और पुस्तक के रूप में उपलब्ध कराया। यह कार्य करने में जबलपुर के श्री आशीष कुमार गुप्ता का अन्यतम योगदान है। उन्होंने स्वयं पहल करके इस कार्य को संभव बनाया। हम उन सब के आभारी हैं। स्वर्गीय कमलेश। आमुख डॉक्टर हर्ष सत्य। हर सभ्यता की अपनी एक विश्व दृष्टि होती है। क्या सही है और क्या गलत, क्या काम करने लायक है और क्या नहीं, कौन सी बात याद रखने लायक है, कौन सी नहीं। इन बातों की समझ से लोग अपना व्यवहार तय करते हैं। आमतौर पर यह समझ लोगों को सहज ही उपलब्ध हुआ करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि 1.5-2 सदियों तक साम्राज्यवाद का शिकार होने के कारण भारत में यह एक असाधारण कार्य बन गया। हम लोग अपनी सभ्यता से कट गए, अपने विगत से विमुख हो गए हैं और एक अजीब सी हीन भावना से ग्रसित हैं। हम अपने तौर तरीके, सही गलत की समझ को भूल यूरोप जैसा बनने के लिए लालायित हैं। जो समाज साम्राज्यवाद के अधीन रहा, वहाँ ऐसा हो जाया करता है। धर्मपाल जी कहा करते थे कि आज महत्व सही प्रश्न उठाने का है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का एक असर ये रहा है कि हम लोग गलत प्रश्नों के पीछे लग गए हैं। जैसे आधुनिक काल में भारत में यूरोप की तर्ज पर हिस्ट्री का अभाव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। फलस्वरूप हमारे लोग भारतवर्ष की हिस्ट्री लिखने में लग गए हैं और इस हिस्ट्री लेखन में राष्ट्र निर्माण को प्रभावित किया। हमारा विचार विमर्श इतिहास, पुराण, कथाओं इत्यादि से विमुक्त होते चला गया। या तो इन्हें झूठ मान लिया गया या फिर इनकी तथ्यात्मकता स्थापित करने में हम लग गए। प्रोफेसर बाल गंगाधर के अनुसार ये दोनों प्रयास दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रश्न ये नहीं है कि भारत की हिस्ट्री क्या है, बल्कि सही प्रश्न है कि इतिहास क्या होता है, कथा क्या होती है। हमारे पूर्वजों ने इतनी कथाएं क्यों रची? हमारे पूर्वजों ने हिस्ट्री लेखन को ज़रूरत क्यों नहीं समझा? यह आवश्यक है
कि हम इतिहास और हिस्ट्री में भेद कर पाएं। हमारे यहाँ रामायण महाभारत को इतिहास माना गया, साथ ही वंश वर्णन, चरित्र वर्णन, आख्यान भी इतिहास माने गए। लेकिन समाज में इनका क्या महत्व है, इसे हम यूरोप में विकसित हुई हिस्ट्री की अवधारणा से नहीं समझ सकते। हिस्ट्री का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होता है। इतिहास की चिंता तो सत्य की है। जैसे हमारे यहाँ समाज का चिंतन राम की तथ्यात्मकता पर नहीं, बल्कि उनके जीवन में जो धर्म संकट पैदा हुए उन पर रहा है। हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतिहास वर्णन क्या होता है, और हिस्ट्री की वनिस्पत इतिहास वर्णन विगत, वर्तमान और भविष्य के बीच कैसा अंतर संबंध स्थापित करता है। यूरोप की तर्ज पर भारत के हिस्ट्री लेखन से बहुत नुकसान हुआ है। आज हमारा विमर्श इतिहास वर्णन, कथा वर्णन, पुराणों आदि से दूर हो गया है। इसके कारण हमारी अनेक भिक्षावृत्ति जातियों का महत्व समाप्त हो गया और ये लोग अनाथ हो गए। भारत में समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भिक्षावृत्ति जातियों का रहा। ये लोग ज्ञान और कला वाले लोग रहे हैं। कथाकार, कठपुतली वाले, संगीत वाले, चित्रकारी वाले, शिल्प वाले, जाति पुराण वाले, जड़ी बूटी वाले, विभिन्न तरह के जानवरों को लेकर घूमने वाले इत्यादि। ये लोग प्राय घुमंतु हुआ करते थे। घूम घूम कर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना, इस प्रदर्शन के माध्यम से इतिहास वर्णन करना, कथा वर्णन करना इनका काम था। इस समृद्ध परंपरा ने हमारी सामूहिक स्मृति को पोषित किया और हमारी सामाजिकता का निर्माण किया। इसके टूटने से समाज विखंडित हुआ और भारत के लोग विस्थापित हुए, डिसिचुएटेड हुए। यह पुस्तिका आदिलाबाद, तेलंगाना के गुरुजी रविंद्र शर्मा 1952 से 2018 के भिक्षावृत्ति संबंधी विमर्शों पर आधारित है। गुरुजी अनेक कलाओं के महारथी रहे और सभी कौशल स्थानीय समाज में रहते हुए सीखे। जैसे नक्काश जाति के लोगों से चित्रकारी सीखी, चर्मकार जाति के लोगों से चमड़े का काम, ओझा लोगों से ढलाई का काम, कुम्हार जाति के लोगों से मिट्टी का काम, मोहल्ले के अखाड़े में पहलवानी, लाठी भांजना सीखी इत्यादि। ऐसे में गांव समाज में आते रहने वाले भिक्षावृत्ति समाज से भी गुरुजी का सहज परिचय हुआ। पूरे गांव समाज के अतिरिक्त हर जाति का अपना भिक्षावृत्ति समाज भी होता है। उस जाति का इतिहास वर्णन करता है, उनके विवाद सुलझाने में सहायक होता है और उस जाति का बाकी समाज के साथ सही व्यवहार को सुनिश्चित करता है। उदाहरण के तौर पर मध्य भारत के बहुत बड़े हिस्से में आदिलाबाद समेत प्रधान जाति और गोंडों के बीच यह संबंध रहा है कि जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। गुरुजी की बात की समझ इन लोगों के बीच रहकर बनी। गुरुजी के अनुसार भिक्षावृत्ति के लोग आम जनमानस में स्मृति जागरण के साथ साथ सौंदर्य दृष्टि का निर्माण भी करते थे, एक एस्थेटिक जजमेंट का निर्माण, और इसलिए वे हमारे गांव की सामाजिकता के मूल में भिक्षावृत्ति जातियों को रखते थे। गुरुजी ने सामाजिक चेतना के जागरण हेतु सौंदर्य दृष्टि को बहुत अधिक महत्व दिया। हालांकि उन्होंने कभी सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी कल्पना में भारत एक कला प्रधान सभ्यता रही होगी। कलाओं और कथाओं के माध्यम से भारत के लोगों का सुंदर मानस तैयार हुआ था कि कैसा जीना उत्तम जीना है। हर एक आर्थिक गतिविधि के मूल में सामाजिकता की चिंता को रखा गया। सौंदर्य दृष्टि को सामाजिकता के मूल में रखना एक महत्वपूर्ण विचार है। भारत में समाज और कला के बीच जो मौलिक अंतर संबंध रहा है उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। श्रीलंका के बड़े विचारक आनंद कुमार स्वामी, जो भारत के बड़े प्रशंसक रहे, ऐसा मानते थे कि इस सभ्यता का पुनर्जागरण कलाओं के माध्यम से होगा, न कि केवल आर्थिक या राजनीतिक प्रयासों से। भारत में भिक्षावृत्ति का पतन शायद पिछले 100-150 वर्षों की सबसे बड़ी त्रासदी है, यहाँ की गुर्बत से भी बड़ी त्रासदी। इस पर कोई बहुत बात हुई नहीं, होनी चाहिए। गुरुजी जो अब रहे नहीं, उनकी बातें स्मृति रूप में उन मित्रों के पास उपलब्ध हैं जिन्होंने गुरुजी को सुना। ऐसे में गुरुजी के विमर्श को किताब का रूप देना उन सभी मित्रों के लिए लाभकारी होगा
गुरुजी की कथाओं में जहाँ जहाँ भिक्षावृत्ति का वर्णन आया है उसे एक जगह यहाँ समायोजित किया गया है। यह पुस्तिका आदिलाबाद इलाके के में भिक्षावृत्ति जातियों की एक सूची भी देती है जिनसे सीधे संपर्क में गुरुजी आए। हर एक के कथा वर्णन, उनके वाद्य एवं उनकी कलाओं की जानकारी यहाँ उपलब्ध है। इनमें से कुछ जातियों का एक भिक्षावृत्ति मेला कला आश्रम में गुरुजी की देखरेख में आयोजित हुआ था। साथ ही इन जातियों से संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी उसका भी वर्णन यहाँ है। इस कार्य से ऐसी अपेक्षा है कि भिक्षावृत्ति पर विचार विमर्श आगे बढ़ेगा। भिक्षावृत्ति के महत्व को स्थापित करने से आधुनिक विमर्श को सही दिशा दी जा सकती है। इस प्रयास से कुछ ऐसी बातों पर हमारा ध्यान जाएगा जो आम तौर पर विचार विमर्श का हिस्सा नहीं होती। जैसे यह पुस्तिका समाज को वृत्ति के आधार पर व्यवस्थित देखती है और वृत्ति एवं जाति के बीच अंतर संबंध की बात करती है। यह विमर्श हमें शायद ही कहीं मिलेगा। ऐसे ही गुरुजी का जाति का वर्णन आज की जातीय अवधारणा से बिल्कुल ही अलग है। उनकी जाति की बात आज के मेगा कास्ट्स जो अंग्रेजों के शासन की उपलब्धि है की बात नहीं है। आशीष भाई की मैनेजमेंट की पढ़ाई आणंद के ग्रामीण प्रबंधन संस्थान में हुई। हो सकता हो आनंद में पढ़ते समय ही उन्हें समझ में आ गया हो कि रूरल डेवलपमेंट का सारा प्रयास गांव का शहरीकरण करना ही है। इस दृष्टि का विकल्प कहीं उपलब्ध नहीं था। ऐसे में गुरुजी से मिलने को वे अपना सौभाग्य समझते हैं। शायद गुरुजी की बातें उन्हें भी अटपटी सी लगी होंगी, किसी परी कथा के समान लगा होगा, लेकिन फिर भी वे गुरुजी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे और उनकी बातों को स्मृति में बैठाते रहे। यह एक बहुत बड़े साहस और धैर्य का काम रहा है। उनमें शायद पहले से अधिक अपने समाज और व्यवहार की थोड़ी बहुत समझ होगी। गुरुजी के सानिध्य में इसके प्रति विश्वास जगा होगा। गुरुजी के रहते रहते ही आशीष भाई ने जबलपुर के निकट इंद्राना गांव में जीविका आश्रम की स्थापना करी। उनका प्रयास स्थानीय कारीगरी, कला, कौशल और लोक ज्ञान परंपरा के बीजों के संकलन करना और उसको प्रोत्साहन देना है। उस इलाके में आज भी बहुत कुछ बचा है जिससे हमारी गांव एवं सामाजिकता की समझ बनती है। हर्ष सत्य। भूमिका। गुरुजी से जब पहली बार भिक्षावृत्ति के बारे में सुना था तब बहुत कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद बार बार अनेक परिप्रेक्ष्यों में, अनेक संदर्भों में भिक्षावृत्ति संबंधी उनकी बातें सुनने का अवसर मिला। जब उन सब बातों को अपने बचपन के अनुभवों और देश के कई राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के गांवों के अनुभवों के माध्यम से समझने का प्रयास किया तो विश्वास नहीं हुआ कि हम भारतीय समाज की इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था के प्रति किस प्रकार अनभिज्ञ रहे हैं और कैसे उसे किसी और ही रूप में देखते आए हैं। मैंने अपने व्यावसायिक कैरियर का लंबा समय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका प्रवर्धन एवं संवर्धन पर काम करते हुए बिताया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का रोजगार बढ़ाना, उनके लिए नए रोजगार तलाशना, नए रोजगार अपनाने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण देना, वर्तमान रोजगार को अधिक आमदनी प्रदान करने वाला बनाना मुख्यतः मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। गुरुजी की बातों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के बाद लगा कि आधुनिक व्यवस्थाओं वाले इन प्रत्ययों में हम अब तक रोजगार को एक अलग दृष्टि से देखते आए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था व्यय प्रधान होने के कारण यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात कभी नहीं रही। इसीलिए हमारे रोजगारों, धंधों, पेशों, व्यवसायों आदि जिन्हें हम वृत्ति पद से संबोधित करते आए हैं कि समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के स्थान पर अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। 3 तरह की वृत्तियों, कर्म वृत्ति, वैश्यवृत्ति एवं भिक्षावृत्ति में से भिक्षावृत्ति पर ही लगभग 7000 से ज़्यादा उपजातियां आधारित हुआ करती थीं, जिनकी समाज में सशक्त भूमिका थी और जिसका विस्तृत वर्णन इस पुस्तिका में मिलता है। आज रोजगार बढ़ाने के आधुनिक प्रयत्नों में हम न केवल इन वृत्तियों पर आधारित लोगों को भूल गए हैं, बल्कि समाज में उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भी पूरी तरह से भुला बैठे हैं। समाज में रोजगार बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में न तो इनकी भूमिकाओं का जिक्र ही है और न ही उनको
जानने का ही कोई प्रयास है। समाज में इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने वाले एक महत्वपूर्ण बड़े वर्ग को हम समाज से दूर कर चुके हैं। कभी कभी समाज ने इन सारी भूमिकाओं की ज़रूरत को महसूस करते हुए भिक्षावृत्ति पर आधारित एक बहुत बड़े वर्ग को समाज में सम्मान के साथ व्यवस्थित किया था। भिक्षाटन उनकी मजबूरी नहीं बल्कि एक वृत्ति थी, एक रोजगार था। इन सभी लोगों के सहयोग से समाज में कभी ज़रूरत महसूस की थी, इसलिए उन्हें इस तरह के रोजगार के माध्यम से व्यवस्थित किया था। आज तो समाज में सम्मान के साथ इतने बड़े वर्ग की व्यवस्था की बात हम सोच भी नहीं सकते। आधुनिक व्यवस्थाओं में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के क्रम में क्या हम कभी इस तरह की कल्पना कर सकते हैं कि समाज में ऐसे बहुत सारे रोजगारों, वृत्तियों की आवश्यकता होती है जिनके माध्यम से समाज में मानस निर्माण जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। प्रस्तुत पुस्तक गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी की बातचीत पर आधारित पुस्तक माला की प्रथम पुस्तिका है, जिसमें भिक्षावृत्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय को उनकी विशेष दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया है। आशीष कुमार गुप्ता। इसके आगे भाग 2 प्रथम अध्याय हम पढ़ेंगे। जय भारत गाथा।